नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से रिलेटेड कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, जयपुर में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम प्रोस्टेट से रिलेटेड उसके कारण, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से रिलेटेड उसके कारण, उसके सिम्टम्स, उसके कॉम्प्लिकेशंस और उसके फिर होम रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोस्टेट के बढ़ने के कॉजेज़। प्रोस्टेट का बढ़ने का मेन कॉज़ तो एज रिलेटेड है। अगर 50 से ज़्यादा उम्र है तो प्रोस्टेट बढ़ना निश्चित है। प्रोस्टेट बढ़ने के और जो कारण है उसमें ओबेसिटी यानी मोटापा, जिसमें कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जिसके कारण प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है। फिर फैमिली फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स अगर आपके पेरेंट्स में, फादर में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के काजेज प्रोस्टेट एनलार्जमेंट था तो वह आप में भी हो जाएगा या होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब प्रोस्टेट के जो सिम्टम्स होते हैं, हम कब हमें समझना चाहिए कि प्रोस्टेट से हम प्रोस्टेट बढ़ने की प्रॉब्लम से हम अब फेस कर रहे हैं। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के दौरान सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है वो आता है यूरिन बार-बार जाना या यूरिन रोक ना पाना। यूरिन बार-बार जाने का मतलब है कि अगर हम नॉर्मली 3 से 4 घंटे में यूरिन जाते हैं, तो अब हमें हर 1 घंटे में या हर आधे घंटे में यूरिन जाने की इच्छा करेगी। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से हमें अर्जेंसी के सिम्टम्स भी आते हैं, जिसमें जब भी यूरिन लगता है तो पेशेंट ये बताता है कि मुझे रोकने में प्रॉब्लम होती है लंबे समय तक उसको, या वॉशरूम नहीं मिलता है तो कई बार यूरिन लीक भी हो जाता है, जिसे अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। देन प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से हमारी नाइट टाइम यूरिन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। नाइट टाइम यूरिन फ्रीक्वेंसी जिसमें कि रात में बार-बार सोने के बाद नींद खुलना और बार-बार यूरिन जाने की इच्छा करना शामिल है। यह सभी कारण प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से होने वाली जो चेंजेस हैं बॉडी में, जैसे कि पूरा यूरिन नहीं उतरना, ज़ोर लगा के यूरिन करना और यूरिन की जो थैली है उसका उसकी जो मसल लेयर है उसका मोटा हो जाना, इन सभी कारणों की वजह से होता है। अगर यूरिन की जो मसल लेयर है वो मोटी हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, तो वो कम यूरिन अपने अंदर ले पाएगी, जिसकी की वजह से हमें बार-बार यूरिन जाना पड़ेगा। अगर वो मोटी हो जाएगी तो उसकी जो कैपेसिटी है, जब वॉल मोटी हो जाएगी तो किसी भी वेसल की कैपेसिटी कम हो जाती है, उसी तरीके से उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है और इस वजह से उसमें कम यूरिन इकट्ठा हो पाता है और जब कम यूरिन इकट्ठा हो पाता है तो बार-बार यूरिन जाने की इच्छा करती है। नाइट टाइम जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वजह से पेशेंट की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, अगले दिन का काम हैम्पर हो जाता है और इन्हीं सब के चलते पेशेंट अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को लेके हमारे पास आता है। इसके अलावा पेशेंट को ये भी प्रॉब्लम आती है कि उसकी यूरिन की फ्लो जो है, यूरिन का जो स्ट्रीम है, धार है, वो वीक हो गई है। अगर वो वीक हो जाती है तो कई बार वो उसके पैरों पे गिर जाती है, पूरी तरीके से पॉट में नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से वॉशरूम गंदा हो जाता है और जो साथीगण हैं उनको प्रॉब्लम होती है यूरिन पास करने में उस जगह पे। इसके अलावा आपकी जो स्ट्रीम है कई बार टूट-टूट के आती है। यह इस कारण से होता है कि जब भी प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होता है, बढ़ती है, तो उसके तीनों लोब्स साथ में बढ़ते हैं और जो प्रोस्टेट का बीच का लोब है, वो थोड़ा भी ब्लैडर खाली होने पे रास्ते को ब्लॉक कर देता है बॉल की तरह और उस बॉल की वजह से वो यूरिन एकदम से ब्रेक हो जाता है, यूरिन का फ्लो एकदम से ब्रेक हो जाता है। जब वो फ्लो ब्रेक हो जाता है, तो दोबारा से सेंसेशन आता है कि यूरिन करना है, तो पेशेंट ज़ोर लगा के यूरिन करता है और वो फ्लो फिर से चालू हो जाता है और बट वो दोबारा ब्लॉक होने की उसकी टेंडेंसी रहती है। अब हम जानेंगे प्रोस्टेट बढ़ने से कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट मुख्य तौर से बिनाइन फॉर्म में होता है, यानी कि कैंसर उसमें नहीं होता है, मगर ऐसे केसेस में कई बार कैंसर भी पाया जाता है, तो हमें इसकी जाँच करा के सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसमें जो बिनाइन फॉर्म है उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि यूरिन में ब्लड आना, यूरिन का इन्फेक्शन बार-बार होना, यूरिन में यूरिन की जो थैली है, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें स्टोन बन जाना,
या फिर ज़्यादा लंबे समय तक यूरिन रिटेंशन रहने की वजह से यूरिन की थैली का एटोनिक हो जाना, यानी कि वो फैल इतनी जाती है कि उसको दोबारा से उसकी टोन यानी कि मसल पावर रीगेन करने की हैबिट ही नहीं रहती और काफ़ी सारा यूरिन उसमें इकट्ठा रहता है। इसके अलावा अगर लंबे समय तक यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन रहता है तो किडनीज़ फेल होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब यूरिन बाहर नहीं जा रहा तो बैक प्रेशर की वजह से किडनी में चला जाता है और उस प्रेशर की वजह से किडनी में स्वेलिंग आ जाती है और उसमें फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अर्जेंट ट्रीटमेंट की नीड होती है और उसके लिए तुरंत कैथेटर डलवा के हमें प्रेशर को रिलीज़ करवाना चाहिए। नहीं तो किडनी फेल होने के बाद कई बार ये चेंजेस इर्रिवर्सिबल होते हैं। किडनी को दोबारा से मेडिसिन्स के द्वारा भी री-फंक्शनल करना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब हम जानेंगे इसके होम रेमेडीज़। यूरिन बनना और इवैक्यूएशन ये एक डेली प्रोसेस है और इसमें हमें दिन में हैबिट बना लेनी चाहिए कि वाटर इनटेक अच्छा रहे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन हो। इसके लिए आप एक टाइम चार्ट भी बना सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वाटर इनटेक या फ्लूइड इनटेक किसी भी फॉर्म में कम है। इसमें वाटर इनटेक या फ्लूइड इनटेक कम से कम 2.5 से 3 लीटर रहना चाहिए और टाइम टू टाइम 3 से 4 घंटे में एक बार यूरिन करने ज़रूर जाना चाहिए। प्रॉपरली अगर यूरिन इवैक्यूएट हो जाएगा तो प्रोस्टेट की जो सिम्पटम्स हैं और जो आगे के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम से कम होंगे। इसके साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो कॉफ़ी और टी का इंटेक लिमिटेड करना चाहिए, स्मोकिंग लिमिटेड करनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना चाहिए, भले ही हमें उसके लिए कुछ लैक्सेटिव्स जैसे कि ईसबगोल की भुस्सी या फिर अब हम जानेंगे कि अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ रही है और होम रेमेडीज से भी ठीक नहीं हो रही है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट से, जो कि पेशेंट की प्रॉब्लम को स्केल करके ये बताएगा कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। मोस्टली माइल्ड प्रॉब्लम में हम मेडिसिन्स देना प्रेफ़र करते हैं, जिससे कि पेशेंट को बेनिफिट हो जाता है और पेशेंट लंबे समय तक मेडिसिन्स लेके उस प्रॉब्लम को या उस प्रॉब्लम की जितनी भी सिम्पटम्स हैं, उनको अवॉइड कर सकता है। मेडिसिन्स में मोस्टली सेफ मेडिसिन्स रहती हैं, जो कि उनके ना तो किसी और साइड इफ़ेक्ट्स देती हैं, ना ही उनके कोई हार्ट फंक्शन को अफ़ेक्ट करती हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम पेशेंट्स को तभी ऑफ़र करते हैं जब मेडिसिन्स या तो फ़ेल हो जाती हैं या सिम्पटम्स इतने सीवियर होते हैं कि वो मेडिसिन्स से ठीक नहीं हो पा रहे होते हैं। कई पेशेंट्स का प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट तो होता है, मगर सिम्पटम्स नहीं होते हैं, तो इन पेशेंट्स को कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, बस प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है, तो उसमें कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नॉन कैंसरस है और कोई सिम्पटम्स भी नहीं है, तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एक नॉर्मल एज रिलेटेड कंडीशन है, जैसे कि ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, बालों का भूरा होना, सफ़ेद होना, और इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर सिम्पटम्स बहुत ही सीवियर हैं, तो पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ़र किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले और जो सबसे आधुनिक है, वो है लेज़र प्रोस्टेट सर्जरी, जिसमें कि थूलियम और हॉल्मियम लेज़र से हम प्रोस्टेट की ग्लैंड को इन्यूक्लिएट कर देते हैं, पूरा उसको निकाल देते हैं और जो रास्ता होता है वो क्लियर हो जाता है और पेशेंट को बहुत ही कम समय में और बिना किसी ब्लीडिंग के इस प्रोसीजर से फ़ायदा मिल जाता है। अमूमन तौर पे पेशेंट को 2 से 3 दिन एडमिट रहना पड़ता है। इस प्रोसीजर में पेशेंट को 1 या 2 दिन में ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। कैथेटर जो डालते हैं प्रोस्टेट सर्जरी के बाद, वह भी 1 ही दिन में हम इस प्रोसीजर में निकाल देते हैं। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, वो है TURP, जिसमें कि प्रोस्टेट ग्लैंड को छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं और ये गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इसमें 1 से ज़्यादा दिन तक हमें कैथेटर रखना पड़ता है, जैसे कि 2 या 3 दिन, और हॉस्पिटल स्टे भी लेज़र के कंपैरिज़न में 1 या 2 दिन ज़्यादा रहता है। ये भी एक अच्छा प्रोसीजर है जिसमें कि हम प्रोस्टेट सर्जरी से पेशेंट को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। इसके बाद आते हैं जैसे यूरोलिफ्ट या फिर
वेपोराइजेशन ऑफ द प्रोस्टेट। यह एक नए प्रोसीजर्स हैं, इनको बहुत ही कम सिम्टम्स और छोटी प्रोस्टेट्स के ट्रीटमेंट में काम लिया जाता है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है वो है ओपन सर्जरीज। ओपन सर्जरी तभी करते हैं जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे कि 200 या 250 ग्राम की प्रोस्टेट हो जाती है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को समझने में बेनिफिट होगा और आप सही समय पे सही ट्रीटमेंट लेके अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। धन्यवाद।